दोस्तों, एक बार फिर से आ चुके हैं भारत के इतिहास में लड़े गए भीषण युद्ध के कुछ प्रमुख चर्चाओं के साथ। जी हां, अगर आप भारत के इतिहास को जानने में रुचि रखते हैं तब तो यह वीडियो खास आपके लिए ही बनाई गई है, क्योंकि आज हम भारतीय इतिहास के भीषण युद्ध कलिंग युद्ध के बारे में जानने वाले हैं। इतिहास का यह पन्ना मौर्य साम्राज्य एवं अशोक सम्राट से जुड़ा हुआ है और यह भीषण युद्ध उस समय के सबसे ताकतवर साम्राज्य मौर्य और कलिंग के बीच लड़ा गया था। वैसे तो इस युद्ध के बारे में आप कभी ना कभी जरूर सुने होंगे या फिर कहीं पर पढ़े होंगे, लेकिन आज हम इस युद्ध से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य बताने वाले हैं जिन्हें आप शायद ही सुने होंगे। इसके साथ ही हम उन कारणों को भी विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे जिनके कारण यह भयंकर युद्ध होने की परिस्थिति उत्पन्न हुई थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो में मौर्य एवं कलिंग के साथ साथ अशोक सम्राट के बारे में भी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस भीषण युद्ध में एक तरफ मौर्य साम्राज्य के पराक्रमी शासक सम्राट अशोक थे और दूसरी तरफ कलिंग, जो कि मौर्य साम्राज्य के मुकाबले काफी छोटा एक राज्य था। लेकिन आपके मन में कभी ना कभी यह सवाल तो आता होगा कि आखिर क्या वजह थी जिसके कारण मौर्य साम्राज्य को एक छोटे से राज्य कलिंग पर आक्रमण करना पड़ा, और आखिर में इस युद्ध के क्या परिणाम निकले। आपको बताते चले कि 261 ईसा पूर्व में अशोक को मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठते हुए मात्र 8 साल ही हुए थे और उस दौरान मौर्य साम्राज्य के पताका लगभग पूरे भारत में लहरा रही थी। इसका मतलब लगभग पूरे भारत जैसे बड़े उपमहाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य की हुकूमत चलने लगी थी और भारत का लगभग हर हिस्सा मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। लेकिन इसके अंदर ही एक राज्य ऐसा भी था जो मौर्य साम्राज्य से परे रहना चाहता था। वह राज्य कोई और नहीं मगध के दक्षिण में स्थित कलिंग राज्य था। कलिंग राज्य एवं वहां के सम्राट को मौर्य साम्राज्य के अधीन होना कभी भी मंजूर नहीं था। बात करें कलिंग राज्य की तो इसके बारे में हाथी गुम्फा के इतिहास में कुछ उल्लेख देखने को मिलता है। अशोक से पहले नंदों के शासनकाल में कलिंग मगध का ही हिस्सा हुआ करता था। इसके बारे में कई इतिहासकारों का यह मानना था कि नंदों के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार के शासनकाल में कलिंग एक बार फिर से स्वतंत्र हो गया था। अब ऐसे में देखा जाए तो कलिंग का दमन करना अशोक के लिए व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि अशोक का जीवन बचपन से ही चुनौतियों से भरा हुआ था और अशोक अपने पिता के खिलाफ जाकर एक भीषण रक्तपात के बाद ही पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य के गद्दी पर बैठा था। अशोक के सम्राट बनने के बाद उसके साथ समस्या यह थी कि आज भी उसके राज्य के अंतर्गत राज्य का एक बड़ा वर्ग समूह उसे अनैतिक मानता था। इसीलिए कलिंग का दमन करके अशोक यह साबित कर सकते थे कि वह भी मौर्य साम्राज्य के विस्तार को बढ़ाना चाहते हैं, और ऐसा कर अशोक अपनी प्रजा को यह विश्वास दिलाना चाहते थे कि वह अपने नेतृत्व में भी मौर्य साम्राज्य का यश बढ़ाने में सक्षम है। इसके अलावा अशोक के राज्य अभिषेक पर जो भी लोग सवाल खड़े कर रहे थे, कलिंग का दमन करके अशोक उन लोगों को गलत साबित कर सकते थे। कलिंग के दमन करने के पीछे अशोक के व्यक्तिगत कारण होने के साथ साथ मौर्य साम्राज्य के लिए कुछ रणनीतिक के कारण भी थे, जिससे कलिंग का दमन करना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। जिनमें से अगर हम पहले कारण की बात करें तो सब जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से कलिंग काफी ज्यादा निकट थी, और इस बात को अशोक कभी भी साधारण तौर पर नहीं ले सकते थे, क्योंकि मौर्य जैसे विशाल साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के निकट किसी दुश्मन का राज्य होना बहुत ही अशुभ संकेत दे रही थी। उस समय कलिंग एकमात्र ऐसा स्वतंत्र राष्ट्र था जिसकी निष्ठा मौर्य साम्राज्य पर बिल्कुल बकुल भी नहीं थी। ऐसे में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से दुश्मन का राज्य इतना निकट होना अशोक के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। यह था पहला कारण। अब हम दूसरे कारण की भी बात कर लेते हैं,
दरअसल अशोक को एक चिंता और सता रही थी कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रमुख बंदरगाह में से ताम्रलिप्त बंदरगाह का नाश कलिंग द्वारा किया जा सकता था, क्योंकि यह बंदरगाह वर्तमान समय के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित था। यह बंदरगाह पूर्वी तटीय होने के कारण मौर्य साम्राज्य के लिए व्यापार की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण था। ऐसे में ताम्रलिप्त बंदरगाह से व्यापार के सामानों के साथ कई सारे जहाज पानी के रास्ते से श्रीलंका तब भी जाते थे। इसीलिए यह बंदरगाह मौर्य साम्राज्य के राजकोष के लिए एक बहुत ही अच्छा बंदरगाह था। लेकिन यहां पर सम्राट अशोक के लिए चिंता का विषय यह था कि कलिंग राज्य की उत्तरी सीमा उस बंदरगाह से काफी निकट थी और अशोक ये भली भांत जानते थे कि अगर युद्ध की स्थिति बनी तो कलिंग द्वारा सबसे पहले इसी ताम्रलिप्त बंदरगाह को निशाना बनाया जा सकता है, जिसका सीधा असर मौर्य साम्राज्य के व्यापार एवं आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। इसीलिए अशोक के लिए बहुत जरूरी हो गया था कि वे किसी न किसी तरीके से इस कलिंग नामक संकट से छुटकारा पाए। अगर ऐसा नहीं होता तो अशोक के साथ साथ पूरे मौर्य साम्राज्य को भी बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता। तो यह भी थे कली युद्ध के कारण। इसके अलावा आपको बताते चले कि कुछ ऐसे तथ्य भी बताए जा रहे हैं जिनके कारण मौर्य साम्राज्य को कलिंग पर आक्रमण करने पर विवश कर दिया था। यह तथ्य इतिहास के जानकारों द्वारा दी गई है, तो चलिए इन्हें भी जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं उस समय पानी में चलने वाले जहाज उतने ज्यादा सक्षम नहीं थे कि वह समुद्र में उठ रहे बलशाली लहरों का सामना करते हुए आगे बढ़े। इसीलिए उस समय के व्यापारियों द्वारा समुद्र तट समीप रहकर ही यात्रा करनी पड़ती थी और यह व्यापारी जहाज कहीं न कहीं कलिंग राज्य के निकट से होकर गुजरते थे। अब यहां कलिंग चाहता तो पानी के रास्ते से हो रही मौर्य साम्राज्य के व्यापार को कभी भी रोक सकता था। बता दें कि पीएचएल एग्रीमेंट के अनुसार बताया गया कि एक ऐतिहासिक ग्रंथ जिसे बौद्ध भिक्षु तारना के द्वारा लिखा गया था, इस ग्रंथ में कलिंग द्वारा मौर्य साम्राज्य के व्यापार में विघ्न डालने का उल्लेख किया गया है। ग्रंथ की माने तो इसके अनुसार समुद्र के नाग और विभिन्न दैविक शक्तियां मौर्य साम्राज्य के व्यापारिक जहाजों से काफी धन चुरा लिया करती थी। इसके ऊपर एग्रीमेंट का कहना था कि यह प्रमुख रूप से लुटेरे थे और यह वे लुटेरे थे जिनको पूर्ण रूप से कलिंग का समर्थन मिलता था। ऐसे में अशोक के पास अपने व्यापारी जहाजों को उन लुटेरों से बचाने का बस एक ही रास्ता था कि जो राज्य उन लुटेरों को समर्थन एवं संरक्षण दे रहा है उसे ही नष्ट कर देना चाहिए। दरअसल इस राजमार्ग के अलावा मौर्य साम्राज्य का व्यापार चलाने के लिए एक जमीनी मार्ग भी था जो गंगा घाट को रायचूर और कावेरी के क्षेत्र से जोड़ता था। समुद्री मार्ग के जैसे ही इस जमीनी मार्ग में भी वही समस्या थी, क्योंकि यह रास्ता भी कलिंग के राज्य सीमा से होकर जाता था। ऐसे में अशोक को यह चिंता हमेशा सता रही थी कि कभी भी युद्ध की स्थिति में इस मार्ग को कलिंग द्वारा बंद किया जा सकता था, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य की आर्थिक स्थिति पर अपार संकट आ सकता था। और यही नहीं बल्कि और भी कई सारे अन्य कारण भी थे जिनके कारण अशोक सम्राट को कलिंग पर आक्रमण करने के बारे में सोचने पर विवश कर दिया और आगे चलकर सम्राट अशोक ने कलिंग जैसे छोटे राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय किया। अशोक यह भली भांति जानता था कि अगर कलिंग का दमन करना है तो उसे अपने सैन्य बल को काफी मजबूत बनाना पड़ेगा और इसी वजह से अशोक ने कुछ वर्ष पहले से ही अपने सैनिकों को मजबूत बनाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। दोस्तों, इतिहास के कई जानकारों और कुछ बुद्धिजीवी से यह पता चलता है कि अशोक के पास करीबन 6 लाख सैनिकों का बल मौजूद था। यह सुनने में झूठ भी लग सकता है, लेकिन हम यह भी नकार नहीं सकते कि उस समय अशोक के पास पूरे भारत में सबसे विशाल सैन्य शक्ति मौजूद थी और इसी सेना को अशोक ने अपने पिता से उत्तराधिकारी के रूप में लिया था। अशोक ने अपने पूरे सैनिकों को तैयार करने के बाद कलिंग पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा और आक्रमण करने का समय वर्षा आर्थु के अंत का समय चुना गया। बताया जाता है कि सम्राट अशोक अपने पूरे सैन्य
बलों के साथ गंगा के किनारों से जाने का फैसला किया था। पूरी सेना गंगा के किनारों से चलकर सबसे पहले ताम्रलिप्त बंदरगाह पर पहुंचे। इसके बाद समुद्र के तटीय क्षेत्र से होते हुए कलिंग के क्षेत्र में घुस गए। जानकारों का मानना है कि कलिंग तथा सभी सैनिकों को पहुंचने के लिए लगभग 900 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ी थी। अब इतनी लंबी यात्रा और उसके बाद घमासान युद्ध करना असल में बहुत बड़ा पराक्रम का कार्य था। कलिंग पहुंचते ही अशोक की सेना उन पर आक्रमण कर देती है। यह युद्ध इतिहास का बहुत बड़ा युद्ध माना जाता है। दोस्तों, एक हैरानी की बात तो यह है, अब तक हमने मौर्य साम्राज्य और अशोक के बारे में काफी कुछ जाना, लेकिन आपको बता दें कि कलिंग के बारे में इतिहास में कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। यहां तक कि इतने बड़े युद्ध में कलिंग की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, उसकी भी जानकारी या उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है। लेकिन कुछ जानकारों और तथ्यों के मुताबिक यह माना जाता है कि इस भयंकर युद्ध को भुवनेश्वर के पश्चिम तट पर लड़ा गया था। इसके साथ ही कलिंग की सेना मौर्य साम्राज्य के समान बड़ी और अनुभवी भी नहीं थी, जिसके कारण कुछ दिन तक युद्ध चलने के पश्चात सम्राट अशोक को ही विजय प्राप्त होती है। युद्ध के पश्चात अशोक अपनी शिलालेख में बताते हैं कि इस युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए और 2 लाख सैनिकों को बंदी बनाया गया। इस संख्या पर आंख बंद कर विश्वास तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे नकारा भी नहीं जा सकता है। कुल मिलाकर यह तो मानना पड़ेगा कि इतिहास का यह युद्ध बहुत ही भयंकर हुआ होगा, जिसके बाद अंत में अशोक सम्राट कलिंग को अपने मौर्य साम्राज्य में शामिल करने में सफल हो जाते हैं। बताया जाता है कि इस भयंकर युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, जिसके बाद अशोक हिंसा के मार्ग को छोड़कर बौद्ध धर्म के मार्ग पर चल देते हैं। तो दोस्तों, यह थी मौर्य साम्राज्य और कलिंग के युद्ध से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों से भरा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से काफी कुछ जानकारी भी मिली होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।